हेलो स्टूडेंट्स, हम ब्रिटिश संविधान के अभिसमय और संवैधानिक परंपराओं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में आपको बताया था। जब हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे तो दो प्रमुख विशेषताएं सामने आती हैं। नंबर 1 कि ब्रिटिश संविधान अलिखित है और नंबर 2 ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है। यानी कि ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं बल्कि ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है। अब क्योंकि ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है तो ब्रिटिश संविधान का स्वरूप जो हमारे सामने है वो किसका परिणाम है? वो परिणाम है अभिसमय और परंपराओं का। व्यक्ति के जीवन में जो स्थान उसके आदतों और उनके स्वभाव का होता है, राज्य के जीवन में वही स्थान परंपराओं और रूढ़ियों का होता है। विश्व के जो देश हैं वो सभी देशों में वहाँ की रूढ़ियाँ और परंपराएं उन देशों के संविधान को प्रभावित करती हैं। लेकिन जब हम ब्रिटिश संविधान की बात करते हैं तो ब्रिटिश संविधान पूर्ण रूप से परंपराओं और अभिसमय से प्रभावित है। या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का बहुत महत्व है। वस्तुस्थिति तो यह है कि परंपराओं या अभिसमयों के बिना इंग्लैंड का संविधान क्रियान्वित ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ब्रिटिश संविधान है वो अंशतः लिखित है और अंशतः अलिखित है, और जो उसका लिखित भाग है वो अलिखित भाग की तुलना में बहुत ही थोड़ा है, और संविधान का लिखित भाग अपूर्ण है। तो वास्तव में जो ब्रिटेन का संविधान है वो किस पर आधारित है? वो वहाँ के अभिसमय और परंपराओं पर आधारित है। संविधान का स्वरूप चाहे कैसा भी क्यों ना हो, सभी प्रकार के संविधानों में परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार अभिसमय का विकास हुआ है। क्या है अभिसमय? अभिसमय रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं, लोकाचारों, रूढ़ियों, आदतों, स्वभाव, समझौते एवं चलन का ऐसा समूह है जो शासन को सरलता और सुविधापूर्वक चलाने में सहायक होता है। परंपराएं संविधान को बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार ढालती हैं। इस कारण से ब्रिटिश संविधान के क्रियान्वयन में परंपराएं महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। इन्होंने संविधान के क्रियान्वयन को सरल बनाया है। जहां संविधान के क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हुई है, वहीं किसी परंपरा ने तुरंत आगे बढ़कर वह उलझन को दूर कर दिया है। तो हमें अब यह समझ लेना चाहिए कि जो ब्रिटिश संविधान है वो किस पर आधारित है? वो परंपराओं पर आधारित है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परंपराओं या अभिसमय के बिना इंग्लैंड का संविधान क्रियान्वित ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि फिर वही बात कि वो अलिखित है और इस कारण से परंपराएं महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसीलिए संविधान की कार्यविधि को बहुत अधिक इसने प्रभावित किया है। और परंपराओं के बारे में एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि ये विधि नहीं है, इन्हें न्यायालयों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती, अर्थात इसका उल्लंघन होने पर न्यायालय कोई दंड नहीं दे सकता। परंतु ये परंपराएं जितना संसद उतनी ही महत्वपूर्ण जगह रखती हैं इंग्लैंड में जितना कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून रखते हैं। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप अभिसमय के बारे में समझ चुके होंगे कि इंग्लैंड के संविधान में अभिसमय का इतना महत्व क्यों है, क्योंकि वहाँ पर संविधान अलिखित है और इस कारण से समस्त महत्वपूर्ण जगह किसने ले ली है? वहाँ के अभिसमय और परंपराओं ने। अभिसमय को और समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी इसकी विशेषताएं, कि इसका जो स्रोत है वो संसद नहीं है। ठीक है, यानी कि ये परंपराएं हैं, इनका निर्माण
किसी संस्था या संसद के द्वारा नहीं किया गया है। ये कानून की तरह इनकी पालना नहीं होती है और ना ही इसके पीछे कोई न्यायिक शक्ति है। यानी कि मान लीजिए कोई शासक वर्ग या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इन परंपराओं का यदि उल्लंघन होता है तो कोई न्यायिक शक्ति उन्हें बाध्य नहीं कर सकती इन परंपराओं का अनुसरण करने के लिए। लेकिन जब हम ब्रिटिश संविधान के अभिसमय और परंपराओं का अध्ययन करेंगे तो हम क्या महसूस करेंगे कि ये परंपराएं इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके बिना ब्रिटिश संविधान मृत समान है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज ब्रिटेन का संविधान विश्व के अन्य संविधानों के लिए एक उदाहरण पेश कर रहा है, लेकिन इसके पीछे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? वो वहाँ की परंपराएं और अभिसमय का रहा है। यानी कि अभिसमय क्या है? अभिसमय परंपराएं ही हैं। अब इसका महत्व इतना है कि ऑग एवं जिंक ने क्या लिखा है कि कानून की सूखी हड्डियों के ऊपर अभिसमय मानो मूल ढांचे पर मांस रूपी आवरण है। इसी तरह डाइसी ने भी बताया क्या है अभिसमय का महत्व, कि संविधान के अभिसमय वह रीति रिवाज अथवा समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्व प्रभुत्व संपन्न विधान मंडल के विभिन्न अंगों को अपने विवेक आधारित अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वह सम्राट के परम अधिकार हों या फिर पार्लियामेंट के विशेष अधिकार। तो अभिसमय का अर्थ आप समझ चुके होंगे। क्या है अभिसमय? वहाँ की परंपराएं, रूढ़ियाँ और रिवाज। एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी ब्रिटिश नागरिकों के बारे में कि वो आज भी वर्तमान समय में भी वो रूढ़ियों और परंपराओं की पालना करते हैं। यानी कि जो वहाँ की रूढ़ियाँ और परंपराएं चल रही हैं वो इस आधार पर उनका उल्लंघन नहीं करते कि ये कानून नहीं है। अभिसमय को समझने के लिए हम अभिसमय और कानून में क्या अंतर है उसको भी मैं आपको समझाती हूँ कि जो कानून है वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं और जो परंपराएं हैं वो संयोगवश उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि कानून क्या है? लिखित रूप में होती हैं और परंपराएं या अभिसमय अलिखित रूप में होते हैं। कानून लिखित होने के कारण सर्वविदित होते हैं, सबको पता होता है क्या है कानून, और परंपराएं क्या है? क्योंकि वो लिखित नहीं है, वो किसका परिणाम है? वो जनता की जागरूकता का परिणाम है। ठीक है, एक तो हो गया ये कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं, कानून लिखित है और परंपराएं अलिखित है। कानून किसी कानून निर्मात्री सत्ता की इच्छा के परिणाम है तो जनता उसका पालन करने के लिए बाध्य है, लेकिन अभिसमय है उनका पालन वो बाध्यता के आधार पर नहीं करती, उनके पालन के पीछे क्या है? जनता की इच्छा शक्ति है। कानून इस कारण से क्या हो गए? निश्चित और स्पष्ट है और परंपराएं अनिश्चित होती हैं। अनिश्चित क्यों होती हैं? क्योंकि परंपराओं का निर्माण नहीं हुआ है। अभिसमय परंपराओं पर आधारित होने के कारण ही अनिश्चित और अस्पष्ट होते हैं और कानून लिखित होने के कारण निश्चित और स्पष्ट होते हैं। अभिसमय का स्रोत क्या है? रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, प्रथाएं और आदतें। यदि मान लीजिए आप अभिसमय शब्द आता है और अभिसमय के बारे में आपने ये कंसेप्ट क्लियर रखना है कि अभिसमय क्या है? वो रीति रिवाज है, रूढ़ियाँ, परंपराएं और आदतें जो शासन के लिए उपयोगी हैं और जिनका पालन आज भी इंग्लैंड में किया जाता है शासन कार्य को चलाने के लिए। और कानून का स्रोत क्या है? कानून निर्माण करने वाली संस्था अर्थात संसद है। ठीक है, तो ये है कानून और अभिसमय में अंतर। इंग्लैंड में कानूनों का भी निर्माण होता है, लेकिन जो वहाँ का संविधान है उसका प्रमुख आधार क्या है? संविधान का प्रमुख आधार है अभिसमय। जब हम ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करते हैं तो चाहे हम सम्राट के कार्यों को या सम्राट का निर्वाचन या सम्राट कैसे अपना पद ग्रहण करता है, किसी भी बात को यदि हम डिस्कस करें, चाहे प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, वहाँ की संसद है, संसद के कार्य हैं, संसद का गठन है, तो उन सब के पीछे जो शक्ति कार्य कर रही है वो क्या है? वहाँ के अभिसमय और रूढ़ियाँ और परंपराएं। वहाँ कानून का कोई रोल नहीं है।
आपको थोड़ा मैं और क्लियर बताना चाहूँगी कि यदि भारत के संविधान का हम अध्ययन करते हैं तो भारत में क्या संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, जिसमें जो संसद के निम्न सदन का जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, दो तरह की कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। तो संसदीय शासन भारत की संविधान सभा के द्वारा उसे संविधान में जगह दी गई है। अब संसदीय शासन प्रणाली हमने किससे ली है, वो हमने ब्रिटेन से ली है। लेकिन ब्रिटेन में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो किसी संविधान सभा का परिणाम नहीं है, बल्कि वो परंपराओं के कारण हमारे उसका अस्तित्व हमारे सामने आया है। तो ये है वहाँ परंपराओं और अभिसमय का महत्व। अब मैं आपको प्रमुख वहाँ की जो अभिसमय है उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सम्राट से संबंधित अभिसमय। अब ये देखिए कि जो ब्रिटिश सम्राट है वो लोक सदन में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। यानी कि वहाँ पर जो सम्राट है वो आज भी वंशानुगत आधार पर अपने पद को प्राप्त करता है और नाम मात्र का शासक है। ये जो नाम मात्र का शासक है ये वहाँ क्या, वो ये अभिसमय है। यदि ब्रिटिश संविधान का हम प्रारंभ से अध्ययन करें तो वो जो राजा या सम्राट था वो नाम मात्र का शासक नहीं था, वो शक्तिशाली था। लेकिन धीरे धीरे ऐसी परंपरा विकसित हुई कि शासन करने की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित हो गई हैं, वो प्रधानमंत्री में निहित हो गई हैं। और ब्रिटिश सम्राट का क्या रोल है, वो लोक सदन यानी कि वहाँ की जो कॉमन सभा है उसके बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है। उसी को पहले प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और फिर प्रधानमंत्री की सलाह से वो मंत्रिमंडल को नियुक्त करेगा। तो ये वहाँ पर है परंपरा। सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री के परामर्श से ही लोक सदन को भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। तो ये समस्त जो वहाँ पर है शासन व्यवस्था वो किस पर आधारित है, वो अभिसमय पर आधारित है। इसी तरह देखिए आप संसद से संबंधित अभिसमय। अब जो इंग्लैंड की संसद है उसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। संसद के दो सदन हैं, लोक सदन और लोकसभा, कॉमन सभा और लोकसभा भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये भी वहाँ का अभिसमय है। यानी कि ये संविधान में लिखा नहीं गया, ये वहाँ पर अलिखित रूप से है कि संसद के दो सदन होंगे। निम्न सदन को कॉमन सभा कहा जाएगा और उच्च सदन को लोकसभा कहा जाएगा। इसी तरह सम्राट वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन अवश्य बुलाए। ठीक है, लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है और स्पीकर क्या होगा, वो निर्दलीय होगा। वो उसका संबंध किसी भी राजनीतिक दल से नहीं होगा। प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होंगे। ठीक है ना। और धन विधेयक को सबसे पहले लोक सदन में शुरू किया जाएगा। तो संसद से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं क्या है, वो अभिसमय है, उन्हें लिखा नहीं गया है। ये धीरे धीरे परंपराएं हैं जिन्हें आज भी फॉलो किया जाता है। फिर आता है मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय। अब क्या है, सम्राट के मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। बहुमत दल का नेता है, प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से मंत्रिमंडल का गठन करता है। फिर मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो गुप्त रखा जाएगा एक बार। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेंगे। और ये सामूहिक रूप से जो मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, वो लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। यदि लोक सदन किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। और सामान्यतः प्रधानमंत्री
मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अपने ही राजनीतिक दल में से लेता है। तो मंत्रिमंडल से से संबंधित जितने भी हैं वहाँ पर, वो समस्त क्या है, वहाँ के अभिसमय हैं। फिर इसी तरह आता है राष्ट्रमंडल से संबंधित अभिसमय। राष्ट्रमंडल क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ब्रिटिश संविधान, ब्रिटेन के अधीन जितने भी अन्य राज्य थे जो स्वतंत्र हो गए द्वितीय महायुद्ध के पश्चात, अब वो राष्ट्रमंडल के साथ जुड़े हुए हैं। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता सम्राट करता है। और ये भी क्या है, वहाँ का अभिसमय। राष्ट्रमंडल के जो सम्मेलन होते हैं उनका औपचारिक उद्घाटन भी सम्राट के द्वारा ही किया जाता है। किसी भी उपनिवेश के संबंध में संसद तभी कानून बनाएगी जब उपनिवेश की ओर से कोई लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त होगा और राजा अपने राष्ट्रमंडलीय मंत्री के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। यानी कि जितने, ये पहली बात तो आपको ये सभी अभिसमय याद करने होंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो महत्वपूर्ण बात है, यदि इसको आपने बड़े इजी वे में याद करना है, वो ये कि ब्रिटेन का संविधान लिखित स्वरूप में नहीं है। उसका अधिकांश हिस्सा अलिखित है। अलिखित होने के कारण जो ब्रिटेन विश्व के अन्य देशों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना हुआ है, यानी कि ब्रिटेन को क्या माना जाता है? लोकतंत्र का जन्मदाता। आज विश्व के लगभग सभी देशों में डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी कहाँ से शुरू हुई है? ब्रिटेन से। और इसका निर्माण नहीं हुआ, यानी कि ऐसा कोई कानून नहीं बना कि जनता देश के शासन को चलाएगी। ये वहाँ की परंपरा विकसित हो गई थी। जब राजा ने जब ये समझा कि वो इस योग्य नहीं है या उसकी रुचि नहीं थी इंग्लैंड के शासन कार्यों में, तो प्रधानमंत्री का पद बना। और धीरे धीरे जो शक्तियाँ जिनका प्रयोग राजा के द्वारा किया जाता था, उन शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाने लगा? संसद के कॉमन सभा के द्वारा। यानी कि नेचुरल वे में वो शक्तियाँ संसद में ट्रांसफ़र हो गई। अभी भी हमने ये जितने भी अभिसमय का अध्ययन किया है, ये समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुकूल धीरे धीरे पनपती गई, क्योंकि वो उपयोगी थी, तो उसकी पालना आज भी हो रही है। तो मैं अंत में ये कहना चाहूँगी, चाहे लोकतंत्र है, वहाँ की संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है, प्रधानमंत्री का पद है, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, चाहे राष्ट्रमंडल से संबंधित है या संसद से संबंधित है, वो किसका परिणाम है? वो वहाँ के अभिसमय या परंपराओं का परिणाम है। तभी ऑग एवं जिंक ने क्या कहा था कि ब्रिटिश संविधान में क्या है, ये क्या है, कानून की तुलना किससे की थी? सूखी हड्डियों से। और अभिसमय की तुलना किससे की थी? मांस रूपी आवरण से। तो आप समझ गए होंगे कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमय और परंपराओं का क्या महत्व है। लास्ट में मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि जो भी YouTube लेक्चर सेंड किए जाते हैं उनको आप ध्यान से समझें, ठीक है। आपको इसके नोट्स भी सेंड किए जाते हैं, जो असाइनमेंट दिया जाएगा उनको आप ईमानदारी से करें। और किसी भी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप या फिर फ़ोन के माध्यम से। धन्यवाद।